केमिस्ट्री बुक 2 चैप्टर नंबर 1। लास्ट लेक्चर के अंदर हम पीरियोडिक ट्रेंड्स को स्टडी कर रहे थे। पीरियोडिक ट्रेंड्स जिसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस देखा था और उसके फर्दर हमने 3 टाइप्स डिस्कस की थी, जिनके अंदर एक वैन डेर वाल्स रेडियस, आयनिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस थे। आज के लेक्चर में हम यहीं से आगे बात को कंटिन्यू करेंगे और हम देखेंगे कि एटॉमिक रेडियस किस तरीके से बाकी प्रॉपर्टीज़ को इन्फ्लुएंस करता है और कैसे बाकी प्रॉपर्टीज़ इसके साथ लिंक्ड हैं। आज हम बात स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। हमारा आज का बेसिक जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी है, बट उस पे जाने से पहले मैं ये कुछ कंसेप्ट्स हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप यूँ डिफाइन करते हो कि इट इज़ अ फोर्स, ये एक फोर्स होती है जिससे कोई किसी एटम का न्यूक्लियस, फॉर एग्जांपल दिस इज़ एन एटम, ये उसका न्यूक्लियस है और साइड पे उसके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेट्स से ये पूरा एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जिसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये न्यूक्लियस जिस फोर्स के साथ इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इट इज़ अ टेंडेंसी of attracting the electron cloud। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, जब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करती है तो इसी से एक और चीज़ लिंक हो जाती है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब आप बात करते हो एक कोवेलेंट बॉन्ड की या एक आयनिक बॉन्ड की, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं और जितनी फोर्स के साथ कोई न्यूक्लियस किसी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनको अपनी तरफ खींचता है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम उसको डिफाइन करते हैं कि वो फोर्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे पहले तो डिपेंड करती है साइज ऑफ एन एटम। साइज ऑफ एटम, जितना एटम का साइज छोटा होगा उतना इजीली न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ, राइट? तो स्मॉल साइज से हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके बाद हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड को डिटेल में देख लेते हैं। ये पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल के अंदर आप देख सकते हो कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़। यहाँ पे आपके पास लेफ्ट से राइट साइड पे अगर आप आओ, लिथियम 0.98, 1.57, 2.04, 2.55 एंड फाइनली फ्लोरीन पे आपको सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू नज़र आ रही है। इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न आप एसोसिएट कर सकते हो इसको एटॉमिक रेडियाई के साथ। आप लास्ट लेक्चर के अंदर देख चुके हो कि फ्लोरीन का एटॉमिक रेडियस जो है वो सबसे कम होता है, वैन डेर वाल्स रेडियस। सो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो रिलेटिवली बाकियों की निस्बत सबसे हाई है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू फ्लोरीन की है। आप किसी भी एक पूरे पीरियड में देखो तो लेफ्ट से राइट आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ इंक्रीज कर रही हैं अप टिल हेलोजेंस। ये जो नोबल गैसेस हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है, कुछ की मेंशन नहीं है और इनके ट्रेंड्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। रीज़न बीइंग बिकॉज इनके लास्ट जो शेल्स होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ अमूमन बाकी सब पीरियड्स में जो रोज़ चल रही होती हैं उससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है। आप किसी भी एक रो के अंदर देखो तो आपकी लेफ्ट से राइट साइड पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज़ कर रही है। टॉप टू बॉटम अगर आप आते हो किसी भी एक रो के अंदर, ग्रुप के अंदर, तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है। इसकी क्या रीज़न है? बिकॉज टॉप टू बॉटम जब आप आते हो तो बेसिकली एक एक्स्ट्रा शेल आ जाता है।
एक्स्ट्रा शेल और जो एटॉमिक साइज है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर जाता है, साइज इंक्रीजेस। तो इसकी वजह से होता ये है कि शील्डिंग इफेक्ट आ जाता है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इनर मोस्ट शेल्स जो होते हैं वो शील्ड करने लग जाते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन्स को। शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। सो इस शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से टॉप से बॉटम जब आप आते हो तो न्यूक्लियस कम फोर्स के साथ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, कम फोर्स के साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। सो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज कर रही है और राइट टू लेफ्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है, ठीक हो गया। इसके बाद हम अपने एक्चुअल कंसेप्ट की तरफ आते हैं जो आज का टॉपिक है। हमारा आज का टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी को आप कैसे डिफाइन करते हो? आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, या यू कैन से कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। यानी आप किसी एटम, कोई आप एक एटम लो, फॉर एग्जांपल आप हाइड्रोजन का एटम लो, दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज द फर्स्ट शेल। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, सो 1 इलेक्ट्रॉन। अब अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहते हो, हाइड्रोजन के एटम से नॉक ऑफ करना चाहते हो, तो इस नॉकिंग ऑफ के लिए जितनी एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी वो आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी, ठीक है। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड। तो इसकी डेफिनेशन में हम लोग एक टर्म यूज करते हैं आइसोलेटेड। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो एटम है वो सिंपली एक एटम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं Cl2 की बात करूं, H2 की बात करूं, वैसे तो हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, बट हम यहां पे बात कर रहे हैं एक सिंगल एटम की, ठीक है, एक सिंगल आइसोलेटेड एटम से। और ये आइसोलेटेड गैसियस एटम होगा, आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर से जब आप रिमूव करोगे एक इलेक्ट्रॉन को तो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। अब आप जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के अंदर तो था ही एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इसको आपने रिमूव कर दिया। फॉर एग्जांपल कोई आप ऐसा एटम लो जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। फॉर एग्जांपल आप बात करते हो सोडियम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? क्या होता है? यस, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। इसका मतलब इसका एटम कैसा होगा? इसके एटम में दरमियान में एक न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के बाहर हमारे पास फर्स्ट शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकेंड शेल टोटल 11 है ना, सेकेंड में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 8, तो सेकेंड में 8 अकोमोडेट हो जाएंगे। और थर्ड शेल में हमारे पास कितने रह गए? 2 and 8 10। हमारे पास जो लास्ट एक इलेक्ट्रॉन रह गया वो यहाँ पे आ जाएगा। अब सोडियम के अंदर से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को नॉक ऑफ करता हूँ तो मुझे ऑफ कोर्स एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इस प्रोसेस के लिए। इस वाले इलेक्ट्रॉन को, ये जो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर मैं नॉक ऑफ करता हूँ तो मुझे कोई ना कोई एनर्जी देनी पड़ेगी। वो जो एनर्जी है फॉर सोडियम उसकी वैल्यू होती है 496 किलो जाउल्स पर मोल। और अमूमन हम इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है उसको इन्हीं यूनिट्स के अंदर मेजर करते हैं, ठीक है। अब अगर आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हो तो आपके पास जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो क्या होगा? रिमेनिंग आपके पास ये बच जाएगा, यानी ये पूरा ऑर्बिट रिमूव हो गया ना। अब अगर आपको एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ जाता है सोडियम ही के अंदर से, आप चाहते हो कि आप एक और इलेक्ट्रॉन को भी रिमूव कर दो, फॉर एग्जाम्पल इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी आप रिमूव करना चाहते हो, ठीक है, तो इस एक इलेक्ट्रॉन के रिमूवल में आपको जो दोबारा एनर्जी चाहिए होगी उसको हम कहते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो डिफाइन होगी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, और सेकेंड इलेक्ट्रॉन को करने के लिए सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को हम I1 से रिप्रेजेंट करते हैं और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी को हम
I2 से रिप्रेजेंट करते हैं। आपके ख्याल में अब जब ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, उसको रिमूव करने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी या ज़्यादा? ऑफ कोर्स ज़्यादा होगी, बिकॉज ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, इसको जब आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो एटॉमिक साइज जो है वो रिड्यूस हो जाता है ना। आप लास्ट टाइम पढ़ चुके हो कि आयनिक रेडियस जो होता है एक केटाइन का आयनिक रेडियस डिक्रीज कर जाता है, रेडियस डिक्रीजेस। तो जब रेडियस डिक्रीज कर जाएगा तो न्यूक्लियस ज़्यादा फोर्स के साथ इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा ना, और जब ज़्यादा फोर्स के साथ खींचेगा तो हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल होगा इस वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना। सो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सोडियम के लिए जो है हमारे पास 4560 किलो जूल्स पर मोल है फॉर सोडियम। अगर आप कंपेयर करो, इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी थी 496 किलो जूल्स पर मोल, तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑलमोस्ट 10 टाइम्स द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। ठीक है, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स। इसकी रीजन मैं आपको बता चुका हूं कि उसका साइज डिक्रीज कर चुका होगा और न्यूक्लियस जो है वो ज्यादा फोर्स के साथ इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहा होगा। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी के आपको ट्रेंड्स में दिखा देता हूं। ये इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि सोडियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है ये 496 है और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी 4561 है, 10 टाइम्स ग्रेटर। इसी तरह मैग्नीशियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 738, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑलमोस्ट डबल द प्रीवियस, और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बहुत ही ज्यादा है सेकेंड के निस्बत। इसकी रीजन क्या है? बिकॉज मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12। इसका मतलब है फर्स्ट में 2, सेकेंड में 8 और लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो जब आप इन दो में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जब वो दूसरा वाला रिमूव करोगे वो लास्ट वाले ही शेल में होगा तो आपको इतनी रिक्वायर्ड होगी, और जब यह आप इस प्रीवियस शेल को तोड़ने की कोशिश करोगे और इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपको सोडियम में एक शेल आपने पूरा रिमूव कर दिया था और फिर एक इंटरनल शेल के अंदर से आपको निकालना पड़ गया था। ठीक है, सो ये जो आपको एक लाइन है, ये वाली आपको एक लाइन यहां पे नजर आ रही है, ये लाइन, ये बेसिकली यहां पे डिस्टिंक्शन के लिए है कि ये यहां से आगे आप इनर इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करोगे। फॉर एग्जांपल सल्फर एटॉमिक नंबर 16 हो गया, 16 का मतलब इसके लास्ट शेल में होंगे 2, 8, 6, लास्ट शेल में 6। फर्स्ट रिमूव करोगे तो इतनी एनर्जी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। जब आप सेवेंथ इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की कोशिश करोगे तो देयर इज अ सिग्निफिकेंट रेज, आपको 8500 से 27000 एनर्जी देनी पड़ेगी अब। ठीक है, सो ये थी आयनाइजेशन एनर्जी, और इसके ट्रेंड्स जो हैं पीरियोडिक टेबल में, ये किन चीज़ों पे डिपेंड करती है आयनाइजेशन एनर्जी? आयनाइजेशन एनर्जी आपकी, आप जैसे देख सकते हो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये एक पीरियड की बात हो रही है। आप लेफ्ट से राइट साइड पे आ रहे हो तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जीज जो हैं ये इंक्रीज कर रही हैं। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी के बाद हमारा दूसरा टॉपिक है आज का, इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है? जैसे हमने कहा कि हम किसी एक एटम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं, हम किसी एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करना, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं फ्लोरीन का एटम। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 9। सो अब ये बार बार मैं एटॉमिक नंबर्स आपको याद करवा रहा हूं, आपको ना फर्स्ट 20 जो एटॉमिक नंबर्स है ना, फर्स्ट 20 पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स हैं, इनके एटॉमिक नंबर्स ना फिंगर टिप्स पे आने चाहिए, अदरवाइज केमिस्ट्री बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। कंसेप्चुअली चीज़ों को समझने के लिए अगर आपको फर्स्ट 20 के एटॉमिक नंबर्स याद हो ना, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो आप बहुत इजीली चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, सो मैं फ्लोरीन की बात कर रहा था। फ्लोरीन का फर्स्ट न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल, टोटल 9 थे, इसमें आ जाएंगे 2, 4, 6 एंड 1, 7। अगर आप देखो कि फ्लोरीन के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत मुश्किल होगा ऑफ कोर्स, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो ना, आप पता है आयनाइजेशन एनर्जीज की जो वैल्यूज हैं वो खुद भी प्रिडिक्ट कर सकते हो।
इस न्यूक्लियस को देख के, इस एटम को देख के, इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं नॉक ऑफ करना हो तो मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इसके लिए। बट फिलहाल हम नॉक ऑफ करने में इंटरेस्टेड नहीं है, हम इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालने में इंटरेस्टेड हैं। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो हम डालेंगे, लेट्स से हमने बाहर से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके बीच में डाल दिया, वो जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमने डाला, ठीक है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इसके डालने की वजह से देखें कि एक पूरे एटम का लास्ट शेल कंप्लीट हो रहा है। सो आपके ख्याल में अब हमें इस प्रोसेस के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी या एनर्जी रिलीज होगी? इसमें एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी इज रिलीज्ड। सो हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को यूं भी कह सकते हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड जब एक इलेक्ट्रॉन किसी एक आइसोलेटेड, अगेन इसमें भी आपके पास आइसोलेटेड एक एटम होगा जिसके अंदर आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे, ठीक है। तो उस एनर्जी इस प्रोसेस में जितनी रिलीज होगी उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। इसी तरह इसमें भी आपके पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आप प्लेट से बात करते हो फ्लोरीन की, फ्लोरीन जैसे मैंने ऊपर ड्रॉ किया, इस प्रोसेस में आपके पास 337 किलो जाउल्स पर मोल एनर्जी जो है इतनी आपके पास लिबरेट होगी, ठीक है। आप अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस पढ़ चुके हो ना, एंडो एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और आप अगर रिकॉल करो, एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होते थे जिसमें हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती थी, और एक्सोथर्मिक वो जिसमें एनर्जी रिलीज होती थी। एंड अगर आपको याद हो, एनर्जी जो रिलीज होती है हम हमेशा उसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है हम उसको पॉजिटिव साइन से, एब्जॉर्ब एंड रिलीज, ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो हमारे पास रिलीज एनर्जी होती है, तो हम उसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इट इज -337 किलो जाउल्स पर मोल। अब मैं बात करता हूं लेट्स से ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है हमारे पास ऑक्सीजन 8। सो फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल 2 4 6, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना। अब अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं इस एटम के अंदर तो मेरे पास कुछ ना कुछ एनर्जी ऑफ कोर्स रिलीज होगी, बिकॉज मैं इस शेल को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब वो जो एनर्जी रिलीज होगी वो कितनी होगी? वो ऑक्सीजन के लिए उसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 1 बोलेंगे, और वो हमारे पास होती है -141 किलो जाउल्स पर मोल, यानी बेसिकली 41 किलो जाउल्स पर मोल, और नेगेटिव साइन यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। अब आपको पता है कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन के अंदर एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं तो क्या होता क्या है? एक एनाइन बन जाता है, और एनाइन का आप लास्ट लेक्चर के अंदर देख चुके हो कि एनाइंस का रेडियस डिक्रीज हो जाता है, एटॉमिक रेडियस जो होता है डिक्रीज होता है, सॉरी इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से ये इनकी रिपल्शन बढ़ जाएगी, मोर रिपल्शन, और रिपल्शन की वजह से इसका रेडियस इंक्रीज कर देगा, लेट्स से इतना बड़ा हो जाएगा एटम, ठीक है। अब उसकी वजह से होगा क्या? जब आप एक और इलेक्ट्रॉन डालने की कोशिश करोगे इस बड़े वाले एटम के अंदर, लेट्स से आप एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल के इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करना चाहोगे सेकंड शेल में, तो आपकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आपको एनर्जी लिबरेट नहीं होगी बल्कि आपको खुद प्रोवाइड करनी पड़ेगी एनर्जी, बिकॉज वो पहले ही जो न्यूक्लियस की फोर्स है वो इतनी रिड्यूस हो चुकी है कि अब आप इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करते हो तो एनर्जी लिबरेट नहीं होगी बल्कि आपको खुद प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। सो इसके बाद हम अब एक नज़र डाल लेते हैं मुख्तलिफ ट्रेंड्स के ऊपर पीरियोडिक टेबल के अंदर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के। आप देख सकते हो कि आप लेफ्ट से राइट साइड पे अगर आओ तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज़ जो हैं वो, ये नेगेटिव साइन यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं कि ये एनर्जी जो है ये रिलीज हो रही हैं, ठीक है। आप लेफ्ट से राइट साइड पे अगर आओ, -60, -27, -122, -144, -328, एक थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस भी है, यहाँ पे आपके पास रिड्यूस हो रही है और फिर आपके पास इंक्रीज करती जा रही है। तो बेसिकली आपके पास आप एक जनरल ट्रेंड कह सकते हो कि लेफ्ट से राइट साइड पे आपके पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है। और टॉप टू बॉटम आप अगर देखो 27, 43,
30, 30, 122, 134, 119, 107 आपके पास डिक्रीज कर रही है, समहाउ टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रही है, ठीक है। और अगर आप रिकॉल करो, आयनाइजेशन एनर्जी का भी एग्जैक्टली यही ट्रेंड था। आयनाइजेशन एनर्जी भी टॉप से बॉटम जो है वो डिक्रीज करती है। उसकी रीजन बिकॉज एक एक्स्ट्रा शेल की वजह से इजी हो जाता है इलेक्ट्रॉन को नॉक ऑफ करना, और लेफ्ट से राइट साइड पे आपके पास न्यूक्लियर फोर्स बढ़ रही होती है, तो इसी तरह आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ रही होती है, ठीक है। सो आज के लेक्चर में आपने पीरियोडिक ट्रेंड्स के अंदर एक एक्स्ट्रा चीज कवर कर ली, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी और एनर्जी, और थर्ड चीज आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने बताई है, ठीक है। सो इस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग कवर करेंगे मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स को, और साथ हम इसके साथ फर्दर डिटेल्स में जाएंगे, मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट्स और जो आने वाली प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।